सिंपल लेसन में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम प्रिपरेशन में विश्व इतिहास श्रृंखला में आज हम रूस की क्रांति को पढ़ेंगे। रूस की क्रांति से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। थोड़े बहुत प्रश्न यूरोप में समाजवाद के विस्तार से भी रहेंगे। लगभग 80 से अधिक प्रश्न हैं जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला देश जहाँ समाजवाद का निर्माण हुआ था। समाजवाद का निर्माण जो है वो सोवियत रूस में हुआ था। रसिया जो है वो 1991 में सोवियत संघ जब खंडित हुआ उसके बाद बना था। उसके पहले तक सोवियत रूस हुआ करता था और वहाँ पर समाजवाद का निर्माण सबसे पहले हुआ था। रूसी क्रांति किस युद्ध के दौरान हुई थी? रूसी क्रांति जो है ये 1917 में हुई थी और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। रूसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूस की क्रांति में व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक नामक क्रांतिकारियों के एक समूह का नेतृत्व किया था। ये सही है। रूस के किसानों और श्रमिक वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था। ये गलत है क्योंकि किसानों और श्रमिक वर्ग के लोगों ने ही रूस में क्रांति की थी और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित भी नहीं किया था रूसी क्रांति ने, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध पहले शुरू हो चुका था और रूसी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होती है। रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पुजारी फादर गैपॉन के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ ने की ओर कूच किया। फादर गैपॉन के नेतृत्व में श्रमिकों की जो भीड़ थी वो विंटर पैलेस की ओर कूच करती है, जहाँ पर जार रहता था, उस वक्त राजा रहता था। विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? विश्व के एकजुट मजदूर का जो नारा है ये रूस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। रूस की क्रांति के दौरान श्रमिक वर्ग ने नारा दिया था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी रूस की क्रांति नहीं है ऑप्शन में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है ये 1991 में हुआ था। 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया और जितने भी देश उसमें शामिल थे सब अलग अलग हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मोल्दोवा, जॉर्जिया, रूस ये सभी सोवियत संघ के हिस्से थे 1991 से पहले। सोवियत संघ में कुछ अन्य भी देश शामिल थे जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये सारे देश इसमें शामिल थे सोवियत संघ में। इसके अलावा कुछ एक ऐसे देश थे जो कि रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, यानी कि वो सोवियत संघ में तो नहीं थे पर 1917 से पहले वो रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, यानी जार के शासन के अधीन में थे। वो देश हुआ करते थे पोलैंड, फिनलैंड, अलास्का और तुर्की के कुछ हिस्से भी। ये याद रखिए, सोवियत संघ में कुछ अलग देश आते हैं और रूसी साम्राज्य के हिस्से कुछ अलग देश हुआ करते थे। किस वर्ष को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता था? खूनी रविवार की जो घटना है ये सन 1905 में हुई थी, जहाँ पर विंटर पैलेस की तरफ जाते हुए गोलीबारी होती है और फादर गैपॉन के नेतृत्व में श्रमिकों की काफ़ी हत्या हो जाती है उसमें। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति जो है ये व्लादिमीर लेनिन की देन है। अगला प्रश्न है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी आज़ादी की घोषणा कब की? कब उन्हें इंडिपेंडेंस मिला था? ये घोषणा कब करती है रूसी संसद? ये करती है 1990 में और 91 में सोवियत संघ विघटित हो जाता है। खूनी रविवार की घटना जो है ये कहाँ घटित हुई थी? ये हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग होगा यहाँ पे। खूनी रविवार की घटना सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। सर्वहारा शब्द का तात्पर्य है, सर्वहारा शब्द का अर्थ होता है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग जो था रशियन क्रांति में वो सर्वहारा वर्ग से था।
समाजवाद का जन्म स्थान कौन सा देश था? समाजवाद का जो जन्म हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। रसिया मत लगाइए, जब भी जन्म स्थान पूछे समाजवाद का तो रूस लगाने की आवश्यकता नहीं है। रूस में समाजवाद का निर्माण हुआ था, पहला देश था जहाँ पर समाजवाद शुरू हुआ था, लागू हुआ था। पर फ्रांस में समाजवाद का जन्म हुआ था, क्योंकि फ्रांस में अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर 3 स्टेट हुआ करते थे और इन स्टेट्स में अलग अलग वर्ग विभाजन था। पादरी वर्ग था प्रथम में, कुलीन वर्ग द्वितीय में था और आम जनता जो थी वो तृतीय में आती थी। जब फ्रांस की क्रांति होती है तो वहाँ पर ये जो स्टेट्स का जो विभाजन था वो ख़त्म हो जाता है और इस तरह से वहाँ पर समाजवाद की शुरुआत होती है, यानी समाज में इक्वालिटी लाने की कोशिश होती है वहाँ पर। इसीलिए समाजवाद का जो जन्म है ये फ्रांस में हुआ था। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी जिसने समाजवादी विचारों की नींव रखी? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखी थी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये पुस्तक लिखी गई थी 1848 में। ये प्रकाशित होती है कहाँ पर? लंदन में। समाजवाद का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो निम्नलिखित पर आधारित हो। समाजवाद का उद्देश्य जो है ये ऐसे समाज की स्थापना है जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो। ये निजीवाद के विरुद्ध है, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध है। ये निजी स्वामित्व का विरोध करता है समाजवाद, और व्यक्तिगत धन संचय तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगला प्रश्न है, 1917 के रूसी क्रांति ने किस शासन को उखाड़ फेंका? राजशाही सरकार थी रूस में, जार का शासन था, और 1917 में रूसी क्रांति में राजशाही सरकार को हटा दिया जाता है। रूस में फरवरी क्रांति को गति देने वाली घटना थी। फरवरी क्रांति 1905 की घटना है। ये खूनी रविवार नरसंहार होता है जो 1905 में, इसने फरवरी क्रांति जो थी उसको गति प्रदान कर देता है, वो उसको बढ़ा देता है विद्रोह को। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने जनता से वादा किया। बोल्शेविक जो पार्टी थी उसने लेनिन के लीडरशिप में जनता से कहा कि हम आपको शांति, भूमि और रोटी तीनों देंगे। लाल सेना और श्वेत सेना दो विरोधी पक्ष थे। रूस में जब गृह युद्ध होता है तब वहाँ पर दो सेना बनती है, एक लाल सेना और एक श्वेत सेना, और उनके बीच रूस का गृह युद्ध होता है। बोल्शेविकों ने बाद में अपना नाम बदल लिया। बोल्शेविक जो पार्टी थी बाद में आगे चल के ये कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है रूस की, और पहली कम्युनिस्ट सरकार बनती है रूस में इसी कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र नहीं है। लेनिन द्वारा प्रस्तुत नई आर्थिक नीति का उद्देश्य था जार सत्ता को हटाने के बाद, जारशाही जो शासन था उसको हटाने के बाद लेनिन एक नई आर्थिक नीति रूस के लिए पेश करता है। उसका उद्देश्य था कि रूस में जो गृह युद्ध होता है उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बोल्शेविकों द्वारा शुरू की गई समाजवादी अर्थव्यवस्था की नहीं थी? सामूहिक खेती बिल्कुल रहेगी, सहकारी सामूहिक खेती। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ये भी विशेषता थी। बैंकों का निजी स्वामित्व, निजी शब्द जहाँ पर आएगा वो नहीं हो सकता, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता यही थी कि वहाँ पर सब कुछ राज्य के स्वामित्व में था, सरकारी कंट्रोल था हर जगह, निजी जैसा कुछ नहीं था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है रूस में, वहाँ पर निजी स्वामित्व बैंकों का नहीं होता है। रूसी क्रांति का विश्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा इसने निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया। पूरे यूरोप और एशिया में रूसी क्रांति ने बहुत प्रभाव डाला था। इवन भारत की जो आंदोलन थी, राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में हुए, वहाँ पर भी रूसी क्रांति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था। व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ के नेता के रूप में कौन आया? लियोन ट्रोट्स्की, मिखाइल गोर्बाचेव, निकिता ख्रुश्चेव। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ के नेता के रूप में जोसेफ स्टालिन ये व्यक्ति था।
जो कि रूस में सोवियत संघ के नेता के रूप में उभरा था। 1918 में हस्ताक्षरित ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि के परिणाम स्वरूप रूस को जर्मनी के हाथों क्षेत्र खोना पड़ा था। इस संधि में रूस ने अपने कुछ क्षेत्र जर्मनी को दे दिए थे। रूसी जार शासक निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? 2 मार्च 1917 को जार ने त्यागपत्र दे दिया रूस की गद्दी से। लुई ब्लांक कौन था? लुई ब्लांक जो है एक राष्ट्रवादी था रूस में, एक क्रांतिकारी व्यक्ति था ये। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूस की क्रांति में। उन सवालों को अलग अलग तरीके से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग शब्दों में, उन सभी सवालों को रिपीट किया गया है ताकि वो सवाल आपको अच्छे से याद हो जाएं, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए उन क्वेश्चंस की। तो किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? फादर गैपान के नेतृत्व में। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? रूस की क्रांति में जर्मन विरोधी भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ी थी और सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐसा नाम था शहर का जिससे कि जर्मन होने का इससे एहसास होता कि जर्मन नाम है ये। तो रशियंस ने क्या किया, क्रांति के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद रख दिया। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? अक्टूबर क्रांति यानी कि 1917 की जब क्रांति शुरू हुई थी उस वक्त रूस का प्रधानमंत्री जो है वो केरेंस्की था। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? जारशाही के पतन की जो घटना है इसको कहते हैं अक्टूबर क्रांति 1917 की। जार किस देश का शासक था? रूस का। रूस के शासक को क्या कहते थे? जार। लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ये अप्रैल 1917 में आता है, इसको निष्कासन मिला होता है देश से। ये अप्रैल 1917 में देश में वापस आता है। अगला प्रश्न है, कुलक से क्या समझते हैं? कुलक का अर्थ है कि जो किसान है उसके हालात अच्छे हैं, वो संभ्रांत परिवार से है, यानी कि सीधे सीधे रूस में जो धनी किसान थे, धनाढ़ थे, जो थे किसान, उनको कुलक कहा जाता था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसों की रचना थी। रूस में कोलखोज क्या था? कोलखोज सहकारी जो सामूहिक खेती होती थी, सहकारी सामूहिक खेती, उसे कहते थे कोलखोज। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कोलखोज नहीं है, सामूहिक खेती नहीं है ऑप्शन में। इसके अलावा एक शब्द था शोवखोज। शोवखोज जो था, ये जो राज्य के कंट्रोल में जो खेती होती थी, सामूहिक खेती, सहकारी ना होकर जो सरकारी खेती होती थी सामूहिक, उसे शोवखोज कहते थे। 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? रूस में सामूहिकीकरण जो है 1929 में, ये स्टालिन ने शुरू किया था, क्योंकि 1924 तक लेनिन की डेथ हो जाती है, इसके बाद स्टालिन आता है और उसने शुरू किया था सामूहिकीकरण कार्यक्रम। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? स्टालिन ने। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1951 में। रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? जो तारीख तय की गई थी वो थी 24 अक्टूबर। ऑप्शन में कहीं नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1917 को रूसी क्रांति की तारीख तय की गई थी। रूस में जारशाही सत्ता का पतन किस वर्ष हुआ था? सीधे सीधे रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। जारीना अलेक्जेंड्रा मूलतः किस देश की थी?
जारीना जो अलेक्जेंड्रा थी, ये मूलतः जर्मन मूल की थी और ये एक बड़ा कारण था जर्मन विरोधी भावनाओं के बढ़ने का, क्योंकि जो जारीना थी ये काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्च करती थी और जार की निरंकुशता में सहायक थी। जद्दिष्ट रूसी साम्राज्य के भीतर थे, ये जद्दिष्ट नहीं जदरिष्ट होना चाहिए यहाँ पर, जदीदिष्ट। ये मुस्लिम सुधारक थे रूसी साम्राज्य के भीतर, मुस्लिमों में सुधार का प्रयास किया था, मॉडर्न थे, आधुनिक मुस्लिम सुधारक हुआ करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के जो लोग थे मुख्यतः कृषि पर डिपेंड करते थे, ठीक फ्रांस की तरह। जैसे फ्रांस में मुख्यतः लोग 90% वहाँ पे किसान थे, वैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में भी अधिकतर किसान हुआ करते थे, कृषि पर निर्भर थे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी गठन समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी के द्वारा किया गया था। ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे और समाजवादी जो थे सोशलिस्ट, उनके द्वारा लेबर पार्टी गठन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल थे। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये केंद्रीय शक्तियां थे। इसके अलावा मित्र राष्ट्र थे, जिसमें कि मित्र राष्ट्रों में आपको फ्रांस मिलेगा, रसिया मिलेगा, ब्रिटेन था, इटली, जापान और अमेरिका भी था। ये 1917 में अमेरिका शामिल होता है सबसे लास्ट में। अप्रैल थीसिस नाम किससे संबंधित है? अप्रैल 1917 में लेनिन रूस में प्रवेश करता है और वो एक भाषण देता है, बेसिकली एक डिमांड रखता है जार के सामने, शासन के सामने, और उस डिमांड को कहते हैं अप्रैल थीसिस। ये लेनिन से ये संबंधित है। बुदुओनोक्का नाम को दिया गया था, ये होना चाहिए यहाँ पर बुदेनोव्का है। ये बुदेनोव्का, ये एक रशियन टोपी हुआ करती थी जो क्रांति के दौरान बहुत प्रचलित थी। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर होगा। बुदेनोव्का जो है ये रशियन टोपी हुआ करती थी एक। कौन सा समूह किसी भी राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ था? जो रूढ़िवादी थे, जो कि रूढ़ियों को फॉलो करते थे, वो बदलाव नहीं चाहते थे, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, ये किसी भी परिवर्तन के खिलाफ थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में इनमें से कौन सा कथन सही यूरोप के बारे में? अचानक ऐसा लगा कि अब जाति वर्ग को बदलना संभव है, ये भी सही है। हर कोई समाज में पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। रूढ़िवादी थे, उदारवादी थे। रूढ़िवादी कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, उदारवादी चाहते थे कि परिवर्तन हो पर बहुत धीमे धीमे सीमित मात्रा में हो। कुछ लोग क्रमिक परिवर्तन चाहते थे, अन्य लोग संपूर्ण परिवर्तन चाहते थे, ये भी सही है। रेडिकल चाहते थे पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाए। इस तरीके से देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। रूस में अभिजात वर्ग अलोकप्रिय किस कारण हुआ? अभिजात वर्ग का अलोकप्रिय होने का दो कारण थे। जारीना जो थी वो जर्मन मूल की थी, अलेक्जेंड्रा, और जर्मनी से बिलोंग करती थी। और जो मॉन्क रास्पुतीन था वो बहुत खराब सलाहकार था। ये सलाहकार था जार का और बहुत ही खराब काम करता था। इसके फैसले, इसके जो सलाह थे उसका असर बहुत बुरा होता था। इस कारण से जो अभिजात वर्ग था वो बहुत ही ज़्यादा अलोकप्रिय हो गया, इसका बैड इंप्रेशन गया। उदारवादियों को लोकतंत्रवादी क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि केवल संपत्ति वाले लोगों को ही वोट करने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातें सही हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। उदारवादी जो थे वो लोकतंत्रवादी इसी वजह से नहीं माने क्योंकि वो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते थे जो संपत्ति वाले हों, जो पूंजी वाले हों, उनको वोट करने का अधिकार मिले। वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक तौर पर वो नहीं चाहते थे। यूरोप में नए राजनीतिक रुझानों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के परिणाम सामने आए? उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होगा, क्योंकि आप देखें तो औद्योगिक क्रांति
नए नए बदलाव हुए तो उसमें यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू होती है, नए नए शहर बसे, उसमें रेलवे का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। ये यूरोप में समाजवाद का जो विस्तार है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। इटली में क्रांति लाने के लिए किसने षड्यंत्र रचा? ग्युसेप्पे मात्सिनी, जिसे कि मैजनी या माजनी भी कहते हैं। ग्युसेप्पे मैजनी ने इटली में क्रांति लाने का शुरुआत किया था। यह भी यूरोप में समाजवाद के विस्तार से जुड़ा प्रश्न है। सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पर गए श्रमिकों की क्या मांगे थी? जो हड़ताल पर जो श्रमिक गए थे 1905 की घटना से जुड़ा हुआ है। ये 1905 में जो खूनी रविवार की घटना हुई थी उससे जुड़ा हुआ है। ये मजदूर चाहते थे, श्रमिक जो थे, कि मजदूरी में वृद्धि किया जाए। मजदूरी बहुत कम हुआ करता था, इस वक्त तो चाहता था मजदूरी में वृद्धि हो, और इसी के चलते खूनी रविवार की घटना होती है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल था, तो ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ तो लड़ नहीं सकता। अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल था। इस तरीके से देखा है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो थे केंद्रीय शक्तियों में थे, और इनके खिलाफ रूस ने लड़ाई लड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1916 तक रूस में रेलवे लाइन टूटने लगी थी, श्रमिकों की कमी थी, सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी गई। ये सारे सही हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। 27 फरवरी को सैनिक और हड़ताली कर्मचारी एकत्रित होकर किसका गठन करते हैं? पेट्रोग्राद सोवियत का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लेनिन के अप्रैल थीसिस से संबंधित नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जानी चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। प्रश्न है अप्रैल थीसिस से संबंधित हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों ही सही हैं। अप्रैल थीसिस की 3 मुख्य मांगें थी। लेनिन के अप्रैल की जो डिमांड थी, थीसिस जिसको कहा जाता है, इसकी 3 मुख्य मांगें थी। पहली मांग थी कि सबसे पहले रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाए, और जो भूमि है किसानों को दी जानी चाहिए, न कि पूंजीपतियों या जमींदारों के अधीन या सरकार के अधीन होना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। बैंक निजी स्वामित्व था बैंकों पर, और श्रमिकों को जो लोन दिया जाता था, किसानों को जो लोन देते थे लोग, वो बहुत ज़्यादा हाई ब्याज पर होता था। इस वजह से कहा गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। 3 मुख्य मांगें थी अप्रैल थीसिस की। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किसने किया था? सवाल वही है, बोल्शेविक का नेता कौन था? लेनिन। रूस में समाजवादियों ने सत्ता कब संभाली? अक्टूबर 1917 में जो क्रांति होती है उसी के बाद रूस में समाजवादियों ने सत्ता संभाली, जारशाही शासन का अंत हो जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में अधिकांश रूसी लोग कृषि क्षेत्र में काम करते थे। किसानों के कम्यून को किस नाम से जाना जाता था? किसान जो थे एक छोटी सी सभा बनाते थे, एक बेसिकली पंचायत टाइप के बनाते थे, समुदाय बनाते थे, जहाँ पे स्वशासन होता था, अपना उनका स्वामित्व होता था वहाँ पर। इसे मीर कहते थे। औद्योगिकीकरण से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं हुई? खराब वेतन, लंबे समय तक काम करना, ये दोनों समस्याएं थीं, क्योंकि औद्योगिकीकरण के बाद क्या हुआ, हाई प्रोडक्शन होने लगा, हाई वैल्यू प्रोडक्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा, तो लंबे समय तक श्रमिकों को काम कराया जाता था। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे श्रमिक काम करते थे। इसके अलावा वेतन बहुत ख़राब मिलता था उन्हें बदले में, क्योंकि काम सबको चाहिए होता था, मजदूर बहुत ज़्यादा थे, तो वेतन बदले में बहुत ख़राब मिलता था, लंबे समय तक काम करना पड़ता था। ये दोनों समस्या तो थी, पर उदारवाद जो है ये समस्या नहीं थी। उदारवाद जो है ये सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। रूस में बहुमत का शासन था। रूस में किसका बहुमत था और किसका शासन था? प्रश्न ये है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि रूसी रूढ़िवादी चर्च और कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध, इन दोनों लोगों का शासन था वहाँ पर। समाज को विकसित करने के लिए उदारवादी और कट्टरपंथी किस में विश्वास करते थे? व्यक्तिगत प्रयास के मूल्य में। रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ? उपयुक्त में से कोई नहीं,
क्योंकि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का जो गठन हुआ है ये है 1900 में, सन 1900 में। सरकारों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कौन करना चाहता है? उदारवादी जो थे, लिबरल्स, ये चाहते थे कि सरकारों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो, व्यक्तियों को उनका मौलिक अधिकार मिले। महिलाओं के मताधिकार की मांग करने वाले आंदोलन को क्या कहा गया? मताधिकार आंदोलन। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मूवमेंट, ये सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी संबंधित जिसकी स्थापना हुई थी 1898 में। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी को उत्तरार्ध में कौन चाहता था कि सरकार सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करे और पूंजीवादी उद्यम को प्रतिस्थापित करे? लुई ब्लैंक, जो कि एक राष्ट्रवादी था, ये चाहता था कि सरकार जो है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे और पूंजीवादी उद्यम को हटाकर उसको सहकारी समितियों में बदल दे। समाजवादियों और ट्रेड यूनियनवादियों ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई थी? सन 1905 में। रसिया के जो ट्रेड यूनियनवादी थे, समाजवादी थे, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं 1905 में। किस वर्ष तक समाजवादी विचार यूरोप में फैल चुका था? 1870 तक समाजवादी विचारधारा जो है ये पूरे यूरोप में फैल चुका था। हड़ताल पर गए 1,10,000 श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? 1905 खूनी रविवार घटना से जुड़ा हुआ सवाल, किसने किया था? फादर गैपॉन ने। गैपॉन ने किया था, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन फादर गैपॉन नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन विरोधी भावनाएं बहुत बढ़ गई थी और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पेट्रोग्राद। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल रूसी सेना को क्या कहा जाता था? शाही जो रूसी सेना थी उसको कहते थे रूसी स्टीम रोलर। बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निर्वासन से रूस कब लौटे? अभी हमने पढ़ा था अप्रैल 1917 में। बोल्शेविक पार्टी ने अपने नए क्रांतिकारी उद्देश्यों को इंगित करने के लिए अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था? कम्युनिस्ट पार्टी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। सोवियत सामूहिक फार्म का इतिहास किसने लिखा? सामूहिक फार्म मतलब सामूहिक जो खेती होती थी, कोलखोज जो था, उसका इतिहास किसने लिखा था? ये फेडोर बेलेव ने लिखा था। 1918 और 1919 के दौरान रूसी साम्राज्य के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करने वाले ग्रीन्स को किसके रूप में जाना जाता है? ये समाजवादी क्रांतिकारी हुआ करते थे। जो सोशलिस्ट क्रांतिकारी थे वो अपने आप को ग्रीन्स बुलाते थे। गृह युद्ध के दौरान उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? बोल्शेविक पार्टी ने किया था। बेसिकली ये लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन की मृत्यु के बाद दृढ़ आपातकालीन उपाय किसने पेश किया? ये पेश किया था किसने? स्टालिन ने। क्योंकि लेनिन 1924 में मर जाता है और इसके बाद एक आपातकालीन उपाय स्टालिन के द्वारा पेश किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीकृत योजनाकरण तेल, कोयला और इस्पात के मामले में औद्योगिक उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई, वह भी किस अवधि के दौरान? दुनिया का पहला जो 5 ईयर प्लान है जो भारत में चलता है, ये रसिया से लिया गया था। 5 ईयर प्लान जो है ये रूस में ही शुरू हुआ था। सबसे पहले रूस में लेनिन के द्वारा शुरू किया गया था और 1921 से और 26 के बीच में 100% की वृद्धि हो गई थी। कहाँ पर? तेल, कोयला और इस्पात के मामले में। एक नई आर्थिक नीति लेनिन लागू करता है और उस आर्थिक नीति का प्रभाव ये होता है कि तेल, कोयला और इस्पात के उत्पादन में 100% की वृद्धि जाती। कब? 1921 से 26 के बीच में। इसके नेतृत्व में सोवियत द्वारा कब्जे को व्यवस्थित करने के लिए एक सैन्य क्रांतिकारी समिति नियुक्त की गई थी। सोवियत संघ ने जो कब्जा किया था अलग अलग देशों पर, जो एक संघ बनता है, जॉर्जिया, मोल्देव वगैरह वगैरह को लेकर जो सारे देश थे छोटे छोटे, इन पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य क्रांतिकारी समिति, एक कमेटी बनाई गई थी, रेवोल्यूशनरी कमेटी सैनिकों की। ये लियोन ट्रोट्स्की द्वारा ये लीडरशिप में थे। लीडर इसका लियोन ट्रोट्स्की था।
अगला प्रश्न है, 1905 की क्रांति के दौरान विंटर पैलेस की ओर बढ़ रहे मजदूरों को जुलूस पर पुलिस और कोसैक्स ने हमला कर दिया था। 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, करीब 300 घायल हो गए। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? पादरी गैपांग के नेतृत्व में जाते हैं। सन 1905 की घटना, खूनी रविवार। विंटर पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। ये थे 85 प्रश्न जो कि रूसी क्रांति से जुड़े हुए हैं, रशियन रेवोल्यूशन और यूरोप में समाजवाद से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।